अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्की सियासत में इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग यानी इदारों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की बातें जोर पकड़ती जा रही हैं। पीपल्स पार्टी समेत ऑपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें इदारों के दरमियान डायलॉग के हक में हैं। खबरों के मुताबिक इदारे भी ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ के हक में नजर आ रहे हैं और अहम बात यह है कि अब मरियम नवाज ने भी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाते हुए इदारों से बातचीत पर रजामंदी का इजहार कर लिया है। कल BBC को इंटरव्यू में नून लीग की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज ने अपने सख्त मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए कहा कि इनकी जमात फौज से बात करने को तैयार है, लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाना होगा। आपके फादर भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, तो वो उसको भी पूरा करने के लिए आखिर आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना तो पड़ेगा। तो ये जो सियासी टेम्परेचर है, उसके लिए पहले इस जाली हुकूमत को घर जाना होगा। तो इमरान खान ना हो तो मरियम नवाज फौज के साथ भी बात करने को तैयार है। फौज मेरा इदारा है, लेकिन मैं बात ज़रूर हम करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रह के वो बात अवाम के सामने होगी। छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। खबरें भी आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज़ रेडी कि वो बातचीत करे। हाँ, ये खबरें आ रही हैं। आपके पास ऐसा कोई राब्ता हुआ? मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे राब्ते हुए। मरियम नवाज फौज से मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। ये वही मरियम नवाज हैं जिन्होंने कल तक दो टोक लफ्जों में कहा था कि अब इदारों से कोई बात नहीं होगी और मुज़ाकरात में फौज को स्टेक होल्डर नहीं होना चाहिए। फाइनली तो पाकिस्तान के अवाम से बात होगी जो हम करने जा रहे हैं। स्टेक होल्डर्स तो जो हैं वो तो पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादा कुछ और लोग भी हैं ना? नहीं, लेकिन उनको स्टेक होल्डर्स वो पाकिस्तान के सिस्टम में हैं, लेकिन बातचीत में वो स्टेक होल्डर्स उनको होना नहीं चाहिए। जब ऐसी बातचीत आप करते हैं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता चले कि क्या हो रहा है और क्या होता है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के अवाम हैं। जब आप उनसे छुपा के कोई काम करते हैं तो उसका नुकसान है। इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे और दैट्स इट। किसी से बात नहीं हो सकती, मरियम नवाज का ये कहना था, लेकिन मरियम नवाज के मौक़िफ़ में अब तब्दीली नजर आ रही है। आज भी सवात के जलसे में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद का सिलसिला जारी रखा और इदारों पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय इदारों से कहा कि वो इमरान खान के पीछे से हट जाएं। एक तरफ मरियम नवाज के मौक़िफ़ में नरमी आ रही है, मगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ अब भी अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। आज सवात के जलसे में नवाज शरीफ ने फिर सख्त तकरीर की और अस्करी क़यादत का नाम लेकर उनके खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या नून लीग अब इस हिकमत अमली पर काम कर रही है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर इसी तरह सख्त बयानात देते रहेंगे और इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ मरियम नवाज जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं वो फौजी क़यादत से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की बात करेंगी। मरियम नवाज अब इदारों से बातचीत करने का इशारा दे रही हैं और अब खबरें ये भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इदारों के दरमियान मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं है। 2 रोज़ पहले द न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की शाया होने वाली खबर के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट को इस तजवीज़ पर एतराज़ नहीं है कि इदारों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। खबर में इस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया था कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को एहसास है कि तमाम इदारों ने माजी में गलतियाँ की हैं, इसलिए सबको माजी से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों का इजाला करना चाहिए ताकि अवाम और मुल्क की बेहतरी हो। याद रहे कि जिस दिन ये खबर शाया हुई थी उसी रोज़ मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने BBC को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने फौज से बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया है। अब सवाल यह है कि आखिर मरियम नवाज के मौक़िफ़ में तब्दीली की वजह क्या है? इदारों से बातचीत का इम्कान मुस्तरद करने वाली मरियम नवाज ने अचानक बातचीत के दरवाजे खुले रखने का बयान क्यों दिया है? मरियम नवाज के सख्त मौक़िफ़ में तब्दीली की बज़ाहिर 3 वजूहात हो सकती हैं, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। पहली वजह नून लीगी क़यादत पर पार्टी का अंदरूनी दबाव है जो गुजरावाला जलसे के बाद से बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से हमारी नून लीग के कई अहम रहनुमाओं से बात हुई है, जिससे ये बात सामने आई है कि नून लीग के मुतअद्दिद अहम रहनुमा इस बात पर मुत्तफ़िक है कि नून लीग को इदारों से मुज़ाकरात करने चाहिए और पार्टी को बंद गली में नहीं ले जाना चाहिए। नून लीग के अहम रहनुमा ये शिकवा भी करते हैं कि नवाज शरीफ ने जब इदारों के खिलाफ सख्त बयानियाँ बनाने का फैसला किया और जलसों में इदारों के सरबराहों का नाम लिया तो उससे पहले ना ही पार्टी की टॉप लीडरशिप से मुशावरत की गई और ना ही इस बारे में बात की गई
कि इस सख्त पॉलिसी का नतीजा क्या हो सकता है। नून लीग के अहम रहनुमा ये समझते हैं कि नून लीग का मसला ये है कि शहबाज शरीफ हद से ज्यादा मुफाहमाना रवैया और पॉलिसी इख्तियार करते हैं, जबकि नवाज शरीफ इंतहाई जहराना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों में से कोई भी दरमियानी रास्ता अपना नहीं रहा है। पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात के अलावा मरीम नवाज के मौक़िफ़ में तब्दीली की दूसरी वजह यह हो सकती है कि अब यह वाज़ेह होता जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हद तक आगे नहीं जाएगी जिस हद तक नून लीग जाना चाहती है। और पिछले चंद दिनों में इसके कई इशारे सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी ने इदारों से तसादुम ना करने और अस्करी क़यादत का नाम ना लेने की पॉलिसी अपना रखी है, जबकि पीडीएम जलसों में नवाज शरीफ की तकरीर पर भी बिलावल ने रद्द-ए-अमल दिया था कि उन्हें नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। पीपल्स पार्टी और इदारों के दरमियान इसी बेहतर अंडरस्टैंडिंग की वजह से बिलावल ने आर्मी चीफ से कैप्टन सफदर वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया था, जिसके बाद आर्मी चीफ ने पहले कमेटी बनाई और फिर 3 हफ्ते में कमेटी की तहकीकात सामने आई, जिससे नवाज शरीफ ने तो मुस्तरद किया था, लेकिन बिलावल भुट्टो ने उसका खैर मकदम किया, उसका वेलकम किया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसी मुफाहमती पॉलिसी की वजह से मरीम नवाज ने भी अपने मौक़िफ़ में नरमी लाने का फैसला किया है। जबकि मरीम नवाज के मौक़िफ़ में तब्दीली की तीसरी अहम वजह वो है जो अंसार अब्बासी ने आज अपनी खबर में बयान की है। खबर के मुताबिक नून लीग के मौक़िफ़ में तब्दीली बैकग्राउंड में होने वाली हालिया पेशरफ्त का नतीजा हो सकती है, जिसके हवाले से कहा गया था कि मुल्क के सियासी मंजरनामे में तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। खबर में यह भी बताया गया था कि पीडीएम की 3 अहम पार्टियां, 3 बड़ी जमातें यानी कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूएफ के साथ मुबैना तौर पर राब्ते किए गए हैं ताकि तब्दीली को तब्दील करने के ऑप्शंस पर गौर किया जा सके। खबर के मुताबिक इन राब्तों और मुज़ाकरात में पंजाब और मरकज़ में तब्दीली पर बातचीत हुई है और ये मामला उठाया गया है कि पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाएगा और इसके बाद मरकज़ में तब्दीली आएगी। बज़ाहिर ये वो 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से मरीम नवाज ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की है और इस मौक़िफ़ में तब्दीली का नतीजा क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एहसन इकबाल साहब, हमने तो वजूहात बताई हैं, क्या यही रीजंस हैं कि पीपल्स पार्टी आपको नज़र आ रहा था उस हद तक आगे नहीं जा रही है? पार्टी में आप लोगों की सीनियर क़यादत में बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि शायद हमने जो बयानिया अपनाया हुआ है वो फ़ायदेमंद ना हो, बंद गलीन में ना ले जाए, तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और मरीम नवाज ने भी कल इशारा दिया है कि बातचीत करने के लिए वो तैयार है। देखिए शहजाद, ये पहली दफा नहीं है। आप अगर देखें तो बहुत देर से पार्टी की क़यादत, जिसमें मैं हूँ, शायद खान साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज जिस मुकाम पे खड़ा है और जो हमारी पार्टी का या नवाज शरीफ साहब का भी बयानिया है वो यही है कि स्टेटस को या बिजनेस एज यूजुअल आगे नहीं चल सकता। जिस तरह हमने 73 साल से इस मुल्क को चलाया है उससे अब आगे ये गाड़ी नहीं चलेगी। हमें सबको मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान के आइन की रोशनी में एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाने की जरूरत है, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। सब ने गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीखने की जरूरत है। ये नहीं है कि सिर्फ सियासतदानों ने गलतियां की हैं, अदलिया से भी गलतियां हुई हैं, हमारी अस्करी क़यादत से भी गलतियां हुई हैं और लिहाजा अब एक वक्त आ गया है, अगर तो हम वाकई इस मुल्क के इस बहरान को समझते हैं कि जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमारी मईशत दिन ब दिन घसती जा रही है, मुल्क के अंदर पोलराइजेशन बढ़ रही है और हमारी इंटरनल जो वीकनेस है वो हमारी खारजा पॉलिसी की वीकनेस में भी झलक रही है, तो इस मौके पर अगर हमने बिजनेस एज यूजुअल जारी रखा तो वही कुछ होता रहेगा जो माजी में होता रहा है। अच्छा, तो लिहाजा आप ठीक कह रहे हैं, सबके लिए जरूरी है कि मिलकर इस मुल्क को मुस्तकिल बुनियाद पे किसी मुस्तहकम रास्ते पे डालें। आप और अब्बासी साहब ये बात करते रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा के तो अभी हमने 3 इंटरव्यूज सुनवा दिए जिसमें वो 2 टोक कहती थी कि अब तो किसी इशू पर भी बात नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे बात हो सकती है, इसके अलावा तो कोई इशू पे बात ही नहीं होगी और अवाम से सिर्फ बात होगी और अवाम के प्रेशर से हम हुकूमत को गिराएंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब तो शायद सबसे पहले ये बात करने वाले हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने मिसाक पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था कि जिस बंदोबस्त के साथ ये मुल्क का निज़ाम चल रहा है ये देर पा नहीं होता, हर 2-3 साल के बाद ये मामला रैटल करता है और इसमें कोई ना कोई पेचीदगी आती है, कोई बहरान आ जाता है और सबको संजीदगी के साथ इकॉनमी के ऊपर और जमहूरी निज़ाम की इस्तेहकाम के ऊपर एक कंसेंसस की जरूरत है। जहाँ तक उनके बयानिए का ताल्लुक है वो भी दुरुस्त है। देखिए, मुस्लिम लीग नून बहुत इस हवाले से इंजर्ड है
कि हमने जो मेहनत करके 5 सालों में एनर्जी की बुनियाद फाउंडेशन रखी, एनर्जी का बहरान हल किया, हमने इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर रखा, उसको ठीक किया, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, ये अब टेक ऑफ टाइम था। और जो 2018 में हमसे हुकूमत छीनी गई वो हमें नुकसान नहीं हुआ, पूरे मुल्क की उस तरक्की का नुकसान हुआ और मुल्क जो है वो आज इस बहरान के अंदर आ चुका है। तो लिहाजा एक वो जो मेहनत हमें नजर आ रही थी कि जिसपे अब फल लगना था, वो फल हमें हमसे और मुल्क से छीन लिया गया, तो यकीनन उस पे एहतजाज करना हमारा हक है। लेकिन क्या अब हम आगे मुस्तकबिल के लिए कोई लाएमल बनाएंगे या इन्हीं झगड़ों में पड़े रहेंगे? इस हवाले से जो हमारी तहरीक आगे बढ़ रही है, हमारा फर्ज है कि लोगों को हम ये भी बताएं कि हमारा सोल्यूशन क्या है, हम किस तरीके से मसाइल को हल करना चाहते हैं। तो जहां पर वो बयानिया अपनी जगह मुस्तनद है कि इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हर इदारे को अपने दायरे कार में काम करना चाहिए। मसाइल का हल क्या होगा, इसी पर सवाल है ना, क्योंकि आप कहते थे कि हम अवाम के जरिए प्रेशर क्रिएट करेंगे, लेकिन कल ये बात भी की गई मरियम नवाज साहबा की तरफ से कि बातचीत जरूर होगी लेकिन पहले इस हुकूमत को घर जाना होगा। अब जरा बताइएगा कि इससे उनकी क्या मुराद है, किससे मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को घर जाना होगा? क्योंकि तासुर यही है कि एस्टैब्लिशमेंट इदारों से कह रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजें, फिर हम आपसे बात करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप किसी हाई स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे कि क्या ये हुकूमत अपनी सियासी ताकत के सिर पे खड़ी है या ये किसी वेंटिलेटर के सिर पे खड़ी है, तो सबको मालूम है कि इसका वेंटिलेटर है और वो वेंटिलेटर क्या है। और अगर इस मुल्क को हमने इस बंद गली से निकालना है तो यकीनन फिर हम और सब सियासी जमातें तवक्को रखनी है, और पीडीएम यही कह रही है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गैर जानिबदारी साबित करनी होगी। और ख़ास तौर पे ये इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमती वज़ीर बार बार इस चीज़ को उजागर करते हैं, इस चीज़ को प्ले करते हैं, गोया कि वो हर चीज़ जो कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की हिमा पे कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उनके साथ नची हुई है। पाकिस्तान की फ़ौज पीटीआई की फ़ौज नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है और इसको तमाम कौम ओन करती है और ओन करना चाहिए। नहीं तो फिर मुझे जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप चाहते हैं कि फ़ौज पर ये तासुर छापने की कोशिश करती है कि उनकी वफादारी किसी एक सियासी जमात के साथ है, तो वो मैं समझता हूं कि इन इदारों के साथ भी ज्यादती कर रही है और मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रही है। एहसन इकबाल साहब, मतलब आप इस बात से अग्री कर रहे हैं कि उन्होंने मुतालबा फौज से ही किया है कि हुकूमत को घर भेजें, फिर आपसे बात करेंगे। तो हुकूमत को घर भेजना अगर फौज ने करना है तो जो नवाज शरीफ कहते रहे कि 18 वज़राए आज़म आए, किसी ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, वो जो माजी में होता रहे उसमें और आज में क्या फर्क होगा? फिर कोई फौज से या एस्टैब्लिशमेंट से ये मुतालबा नहीं कर रहा कि वो हुकूमत को भेजें यार। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा सियासी तनाज़ा इस हुकूमत के साथ, तो उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और यही उस चार्टर की बुनियाद है जो पीडीएम का है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर किसी किस्म का रोल नहीं होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा और नापसंदीदा नहीं होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा सिर्फ मुल्क और आइन के साथ होना चाहिए, और सियासत करना सियासी जमातों तक रहना चाहिए। आपको सियासत करने की इजाजत दी जाए सर, आपको सियासत करने की इजाजत दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, अगले इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए, ये मुतालबा है? या जो मरियम नवाज कह रही है कि हुकूमत को घर भेजें? देखिए, हुकूमत को घर तो भेजने का फॉर्मूला पीडीएम ने अपने डेक्लेरेशन में दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम इस मकसद के लिए अदम एतमाद की ऑप्शन भी परसू करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैस रेजिग्नेशन भी कर सकते हैं। तो हुकूमत को घर भेजने के हमारे पास तरीके हैं, और हम सियासी जद्दोजहद से और अवामी दबाव से इन्हें घर भेजेंगे। लेकिन जो चीज हम मुतालबा करने का हक रखते हैं और इस बात को टेबल पे रखने का हक रखते हैं कि सियासत के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव किसी एक फरीक की तरफ होगा तो फिर उसको आप सियासत के अंदर डिस्कस होने से नहीं रोक सकते, उनके ऊपर जानिबदारी का इल्जाम भी लगेगा, और उनकी जो गैर जानिबदार हैसियत है वो भी कॉम्प्रोमाइज। तो फिर वो गैर जानिबदार हो जाए ना, फिर आपका मुतालबा ये वो अगर वो जानिबदार है तो वो गैर जानिबदार हो जाए, लेकिन फिर ये तो ना कहना कि आप हुकूमत को गिराएं तो फिर आपसे बातचीत होगी। हुकूमत नहीं शहजाद, ये तो किसी ने उनसे मुतालबा नहीं किया कि वो हुकूमत को गिराएं। हम तो ये समझते हैं कि जो इस वक्त एक तासुर पैदा किया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के साथ किसी किस्म की जानिबदारी है, और ये हुकूमत के वज़रा इस इंप्रेशन को बार बार हमारे सामने लाते हैं और लोगों को पेश करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे ये बताइएगा, होनी चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए।
इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होनी चाहिए, सियासी जंग सियासतदानों तक रहनी चाहिए, और इसके अलावा हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये मुल्क हम सबका है। सब इदारों ने, सब स्टेक होल्डर्स ने आइन के तहत ही मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। कल मरियम नवाज साहिबा ने अपने इंटरव्यू में इस बात का एतराफ भी किया, तो मजीद बहरान आएंगे। कल मरियम नवाज साहिबा ने अपने इंटरव्यू में इस बात का एतराफ भी किया कि उनके पार्टी के रहनुमाओं से राब्ते हुए हैं। अब जरा बताइएगा कि ये राब्ते किस किस्म के हैं, किनसे हुए हैं और क्या बातचीत क्या हुई है इन राब्तों में, क्योंकि आप लोगों ने तो कहा है अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहेगी, पब्लिक करेंगे, जो कुछ होगा सामने होगा। तो राब्ते हुए, राब्तों में क्या बातचीत हुई है दोनों तरफ से? देखिए, राब्ते जब शुरू में करने की कोशिश की गई तो हमारी जमात ने क्योंकि एक पॉलिसी ली थी और एक DGISPR का जो नोटिफिकेशन आया था जुबैर साहब की मुलाकात के बाद, उस पर फिर हमारी पार्टी ने एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी पार्टी का रहनुमा एस्टैब्लिशमेंट से या किसी से मुलाकात नहीं करेगा जब तक कि वो हायर लीडरशिप से इजाजत ना ले और ऑन रिकॉर्ड मीटिंग ना हो। तो लिहाजा इसके बाद मेरे इल्म में कोई मीटिंग ऐसी नहीं है कि जो किसी के साथ हुई है। कल मरियम नवाज साहब ने कहा है कि हमारे लोगों से राब्ते हुए हैं, तो जब राब्ता हुआ है तो फोन काट दिया है, कहा कि हम बात नहीं कर सकते आपसे, कोई ना कोई रद्द अमल तो दिया होगा या बातचीत हुई होगी? देखिए, मैं ये बात तो आपको कह सकता हूं कि कुछ लोगों को अप्रोच किया गया है मुलाकात के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम पार्टी पॉलिसी के तहत, लीडरशिप के तहत इस वक्त किसी किस्म की मुलाकात नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि अगर जो भी बातचीत होनी है वो PDM के प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए, क्योंकि PDM लीडरशिप ने अब ये मौक़िफ़ किया है कि PDM अपने प्लेटफॉर्म से किसी किस्म के मुज़ाकरात को करने का हक रखती है। सही, ऐसे साहब, जो भी बातचीत होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी। ऐसे साहब, 2 रोज पहले अंसार अब्बासी साहब की खबर थी और उसमें यह था कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी जो है एतराज़ नहीं है इस बात पे कि इदारों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, माजी में सबके साथ गलतियां हुई है। ऐसा कोई इशारा आपकी जमात को दिया गया है कि हाँ ये बातचीत होनी चाहिए इदारों की तरफ से? शहजाद, मैं समझता हूं कि अगर किसी के दिल में 10% भी हुब्बुल वतनी है, कोई जरा सा भी पाकिस्तान का रत्ती बराबर दर्द रखता है, तो हर वो शख्स ये महसूस करता है कि ये बहरान मल्टी डायमेंशनल है। ये बहरान किसी एक अनापरस्त लीडर, किसी एक जमात या किसी एक इदारे के कद से बहुत बड़ा है। हमें यहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नेंस की जरूरत है, हमें कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की जरूरत है, हमको एक आपस के अंदर हम आंगी की जरूरत है, पॉजिटिव सिनर्जी की जरूरत है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली होना तो बड़ा मुश्किल है, एकेडमिकली तो इट साउंड्स गुड, लेकिन लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो तो सिर्फ पोलराइजेशन कर रही है। मैं पूछते ही जा रहा हूं, साहब दूसरी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला इन डायलॉग्स का आपको? वो एक हुब्बुल वतन है। सर दूसरी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला इन डायलॉग्स का, किस किस्म के डायलॉग की जरूरत है? नहीं, हमें किसी ग्रीन सिग्नल को देख के ये बात नहीं करनी। जैसे मैंने आपसे कहा, हम तो खुद बैसियत पाकिस्तानी, पाकिस्तान की मदर पार्टी मुसलसल पिछले कई महीनों से, मैंने तो जब जेल में था फरवरी के महीने में एक मजमून लिखा था यही ग्रैंड नेशनल डायलॉग का, कि इसके अलावा जेल में सोच सोच के मुझे तो और कोई रास्ता नजर नहीं आता। सही, ऐसे साहब मुख्तसर मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या नवाज शरीफ भी ऑन बोर्ड है? यही बात करती है, नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड है, वो समझते हैं इस तरह की बातचीत होनी चाहिए और हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो वो आज भी उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की है और अगर वो इसी तरह इदारों के सरबराह के नाम लेते रहेंगे तो फिर कैसे बातचीत होगी? या ये स्ट्रैटेजी है कि वो हीट बढ़ाएंगे, दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे और यहां से मरियम नवाज साहिबा जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखेंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, जो बातें वो कर रहे हैं वो उन हकायक की निशानदही कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे सियासी माहौल को परागंदा किया है। जो माजी के अंदर मुदाखलत होती रही हमारे सियासी निज़ाम में, उससे ये तल्खियां पैदा हुई हैं और जब तक इनके असबाब हम रफा नहीं करेंगे नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है, मुल्क को इस बहरान से मुस्तकिल अगर हमने निकालना है तो उसका तो एक ही रास्ता है, वो ये है कि ग्रैंड नेशनल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। वफाकी हुकूमत इन डायलॉग्स के हवाले से क्या सोच रही है, वजीर आजम इमरान खान क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी जमातों और इदारों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। अपोजिशन कह रही है कि ये डायलॉग होना चाहिए। कल मरियम नवाज ने भी कहा कि हम फौज से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या जो हालात इस वक्त तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, हुकूमत भी यही सोचती है, समझती है कि डायलॉग होना ज़रूरी है? और अगर ऐसा होता है तो क्या इमरान खान और हुकूमत
डायलॉग के लिए तैयार है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर फवाद चौधरी। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या आप समझते हैं कि हालात इस वक्त जहां पे जा रहे हैं तसादुम की तरफ, तो एक डायलॉग होना जरूरी है, और अगर ऐसा होता है तो क्या वजीर आजम इमरान खान और वफाकी हुकूमत इन डायलॉग्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? ओपिनियन क्या है आपका इस पर? देखिए, सियासत में बातचीत के बगैर तो मामला आगे बढ़ ही नहीं सकते, लिहाजा बातचीत होने में तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप वज़ीर आज़म साहब की आखिरी जो तकरीर थी पार्लियामान में वो भी उठा के देखेंगे तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि तमाम बातों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू जो है वो होनी चाहिए। अब जो प्रॉब्लम जहाँ पे आती है वो आती है कि जब आप कहते हैं कि सिर्फ हमारे केसेस के ऊपर गुफ्तगू करो, वहाँ पर गुफ्तगू जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, वो हम बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं। जो गुफ्तगू होनी है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे होनी चाहिए, वो NFC अवार्ड पे होनी चाहिए, 18वीं तरमीम के बाद जो मसाइल हुए हैं उनके ऊपर होनी चाहिए, और इसी तरह से जो बाकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उनके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि सिर्फ 8 केसेस को लेके कि मरियम नवाज साहिबा के अकाउंट में 88 करोड़ रातों रात कैसे आया, उसके ऊपर बातचीत करके उनको छोड़ दिया जाए, नवाज शरीफ साहब अपार्टमेंट्स के मालिक कैसे बन गए उस पर बातचीत करके छोड़ दिया जाए, इन पे बातचीत नहीं मुमकिन। अच्छा, अभी 2 रोज पहले अंसार अब्बासी साहब की खबर थी जिसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात पर एतराज नहीं कर रही है कि इस तरह का कोई डायलॉग हो, तो ऑब्वियसली वो भी ये इस टेबल पे तो नहीं बैठना चाहेंगे जहां पे सिर्फ केसेस माफ करने के हवाले से बात हो। इस वक्त तो बात ये हो रही है कि एक ज़ाब्ता-कार तय करना है और एक जो अपना आईनी दायरा है उसको दोबारा उसका तयन करना है कि किसका क्या रोल होगा। तो इसमें ये इस हवाले से तो कहीं बात नहीं हो रही कि केसेस माफ किए जाए। आप लोग हमेशा ये कहते हैं केसेस के हवाले से बात नहीं होगी, लेकिन जो इस वक्त एक ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है उस पर क्या मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का और आपकी हुकूमत का? आप शाहिद खान अब्बासी साहब से आपने बात की है, उनसे पूछिए कि वो केसेस की एक्सक्लूजन में बात करने को तैयार है, तो इमरान खान तो तैयार है। इमरान खान का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो बात आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और जाहिर है कि जमहूरी जहाँ पर भी मुल्क होगा वहाँ पर बातचीत, जैसे मैंने कहा, वो तो ज़रूरी है, लेकिन बात आकर जो है वो रुक यहीं पर जाती है जहाँ पर वो अपने केसेस के ऊपर जो है वो डील करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि अभी फॉर एग्जांपल अगर PMLN को कोई इदारा जाती मामलात के ऊपर बात करनी होती तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने प्रपोज की है कि सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं, हम प्रोविंशियल इलेक्शंस की जो वोट है उसको ओपन करना चाहते हैं। PMLN से तो कभी किसी ने इस पर कॉमेंट भी नहीं किया। जो हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का अपना बिल जमा कराया है PMLN वगैरह से तो कभी किसी ने कमेंट भी नहीं किया। इनकी जो एक्चुअली ख्वाहिश है इधर जो एक मुज़ाकरात की जो कल मरियम नवाज ने भी एक्सप्रेस की, वो यही है कि फ़ौज जो है वो हमसे मुज़ाकरात करे, हमारे मुकदमात जो हैं वो ख़त्म करने में हमारी मदद करे, उसके बाद हुकूमत को घर भेजे, नए इलेक्शन कराए, हमें हुकूमत में लेके आए, उसके बाद गैर सियासी हो जाए। ये मासूम सी ख्वाहिश है, संजीदा नहीं है अपोजिशन मुज़ाकरात की। अच्छा फवाद साहब, ऑन द फेस ऑफ इट तो वो कम से कम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे केसेस माफ करें, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अदारों के दरमियान बातचीत हो और पता चल जाए कि किसका क्या किरदार होना चाहिए, किसका क्या रोल है, और कोई भी अपने किरदार से ज्यादा आगे तजावुज ना करे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये मामला केसेस का है तो ये भी तो एक बड़ा डेडलॉक है, ये भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि आप लोगों ने नारा लगाया था एहतसाब का, उसकी वजह से आप हुकूमत में आए। अब जिस किस्म का एहतसाब है उस पर ऑपोजिशन तो सवाल उठा रही है, लेकिन आप अदलिया के फैसले देख लें और बेशुमार ये फैसले हैं जिसमें उन्होंने ये तक कहा है कि ये एहतसाब का निज़ाम जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कि ये भी एक डेडलॉक है, ये एक इशू है जिस पर बात होना होगी कि अगर एहतसाब का प्रोसेस है तो ये कैसे आगे बढ़ना है। तो इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते फिर आप? देखिए, कोई डेडलॉक नहीं है। अगर एहतसाब का निज़ाम बुरा होता या जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स फैसले की हद तक पहुंचे जिस तरफ आप बता रहे हैं और इस कदर सुप्रीम कोर्ट का एक्सट्रीम ख्याल होता तो वो नैब लॉ को ख़त्म कर देते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा नहीं किया है। लिहाजा ये कहना कि अदालतें इस निज़ाम से गैर मुतमईन है, ये तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर वो गैर मुतमईन नैब लॉ ख़त्म नहीं किया, लेकिन नैब लॉ को बेहतर बनाने के हवाले से तो जजमेंट्स भी मौजूद है ना? नहीं, बेहतर तो हर चीज़ को बनाया जा सकता है, फिर नैब लॉ से कहीं ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत तो हमारी CRPC और PPC को है, और उसके ऊपर ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि नैब में तो चले 8-10 केसेस हैं जिनके ऊपर सारी गुफ्तगू रहती है, इसके अलावा तो कभी बात ही नहीं होती है। जो बाकी लोगों के साथ जो असल मसाइल हैं, मुल्क के असल मसाइल हैं, उन पे तो बात ही नहीं होती है। हम तो सिर्फ 8-10 केसेस। लेकिन जो बड़े ये है कि फवाद साहब, अगर आपकी हुकूमत और इमरान खान यही समझते रहेंगे कि ये तो सिर्फ केसेस माफ करवाने के लिए टेबल पर बैठना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं
नहीं होगा कि माजी में जो अहम इश्यूज थे जिसमें वजीर आजम का होना जरूरी था लेकिन वो नहीं थे, कहीं ऐसा ना हो कि ये डायलॉग भी तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में हो, वो हामी भर रहे हैं इसकी, लेकिन इसमें इमरान खान माइनस हो जाए। चाहे वो कश्मीर का इशू हो, इमरान खान नहीं थे, जीबी वाली मीटिंग है उस पर इमरान खान साहब ने बैठना जरूरी नहीं समझा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये डायलॉग होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे लेकिन इमरान खान इसका हिस्सा नहीं होंगे, तो आपकी पार्टी तो लूज करेगी ना इससे। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने तो आज भी कहा है कि वो केसेस वगैरह के ऊपर जो है वो कतई तौर के ऊपर कोई जो है वो समझौता नहीं करेंगे। इक़्तिदार में हो ना हो, बाहर हो अंदर हो, वो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो इसके ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात यह है कि जो भी डायलॉग होना है इमरान खान के बगैर ज़ाहिर कैसे हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो डायलॉग की बात हो तो रही है लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि उसका स्ट्रक्चर क्या होना है, हमें ये नहीं पता कि अपोजिशन चाहती क्या है। और जब वो एक उसको फॉर्मलाइज करते हैं और वो कहते हैं कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए तो उसके बाद आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल्स के तौर के ऊपर जैसा मैंने अर्ज किया, 18वीं तरमीम के स्ट्रक्चर को लेके डेफिनेटली हमें बातचीत की जरूरत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चर को लेके डेफिनेटली बातचीत की जरूरत है। इसी तरह से एनएफसी अवार्ड के ऊपर डेफिनेटली बातचीत की जरूरत है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन फवाद साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान के बगैर बात कैसे हो सकती है? बात वैसे ही हो सकती है जैसे माजी में मैंने कहा, चाहे कश्मीर का इशू हो, जीबी का इशू हो, इमरान खान के बगैर ही बात हुई है क्योंकि इमरान खान खुद उन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं होना चाहते थे। तो अगर वो यहाँ पे भी उसका हिस्सा नहीं होना चाहेंगे कि नहीं ये तो सिर्फ एनआरओ मांगेंगे, तो फिर उनके बगैर ही बात होगी ना। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि इमरान खान के बगैर जो है वो, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्रैंड डायलॉग की आप बात कर रहे हैं फिर उसकी हैसियत क्या होगी। अगर इमरान खान नहीं मानेंगे या इमरान खान उस एजेंडे पे बात नहीं करेंगे तो फिर वो डायलॉग क्या होगा। जाहिर है कि इमरान खान की जो अगर मौजूदगी नहीं तो उनकी मंशा तो ज़रूरी है किसी भी किस्म के एजेंडा तय करने के लिए, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सियासी शतरंज की बसात के ऊपर सबसे अहम प्लेयर हैं, वो बादशाह हैं इस शतरंज में, और उनके बगैर कोई चाल कैसे चली जा सकती। हाँ, इमरान खान खुद भी ये कहते हैं कि मैं वाहिद ऑप्शन हूँ, मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर एक ओपनली बात हो रही है कि डायलॉग होगा जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे, तो ये इमरान खान का जो वो समझते हैं कि एडवांटेज है, वो एडवांटेज भी नहीं रहेगा ना अगर अब ऑपोजिशन से भी बात होगी और तमाम पार्टी से बात होगी। फिर किसी पार्टी से बात नहीं हो सकती ना। बात किसने करनी है? बात तो पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में करनी है ना। तो जिस तरह से मैंने आपसे अर्ज किया कि एजेंडा जो है उसके ऊपर बात कर लें, जरूर बातचीत होनी चाहिए। एहतसाब में केसेस छुड़ाने के ऊपर बातचीत के ऊपर वज़ीर आज़म अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही दे चुके हैं, उस पर वो बात नहीं करना चाहते, ना ही वो करेंगे। उसके अलावा आपने बात की है कि बात किसने करना होती है, बात तो सियासी जमातों नहीं करनी होती है। तो क्या आप पीटीआई की जो सियासत है, गवर्नेंस और दूसरे मामला एक तरफ रहने दें, इमरान खान साहब और पीटीआई की सियासत जो रही है पिछले 2.5 साल में, क्या आप उससे मुतमईन है बतौर सियासतदान? चाहे मामला हो ऑपोजिशन से बात करने का, अपने लोगों से बात करने का, अपने इत्तेहादियों से बात करने का, इमरान खान साहब तो नहीं करते, वो तो आप लोगों ने आउटसोर्स किया है सारा मामला। तो बतौर सियासतदान आप खुद मुतमईन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2.5 साल में अच्छी सियासत की है? ये सियासत तो देखिए, अगर हम अच्छी करते तो पीएमएलएन अभी पार्टी के तौर के ऊपर उसका वजूद ही खत्म हो चुका होता। अगर सियासत हम करते तो उस वक्त अपोजिशन जो है वो जिस कदर पीडीएम की सूरत में इकट्ठी हुई है, अगर सियासत हम करते तो वो इकट्ठी तो नहीं हो सकती थी। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने जो पॉलिटिक्स, एक समझिए जो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करती है, उस तरह की पॉलिटिक्स तो हमने नहीं की है, और वो तो जाहिर है कि हमारी कमजोरी रही है। उस पर क्या आप एतराफ कर रहे हैं, ये नाकामी रही है ना तहरीक इंसाफ की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे भी अगर सियासत करनी है, इमरान खान साहब इस पूरे सिनेरियो से बाहर रहना चाहेंगे तो वो आप ही के नुकसान में होगा ना। नहीं, इमरान खान को सिनेरियो से बाहर रख के बातचीत हो नहीं ना सकती। सवाल ये है कि फिर तो एक स्टेलमेट हो जाएगा ना। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इमरान खान तो कह रहे हैं कि बातचीत करिए, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि आप केसेस के ऊपर जो है वो इस तरह बार्गेन के लिए आप इसको इस्तेमाल ना करें। आप बार्गेन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और बाकी इश्यूज के ऊपर आप बातचीत करना चाहते हैं, आप 100% आगे देखिए। इस पर ये भी एक ऐसा इशू है जिस पे इवेंचुअली बात तो होगी। देखिए, कल ये प्रेस रिलीज थी नैब की जिसमें बताया गया कि कई लोगों के खिलाफ मुकदमात अब नैब कायम करने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। इलेक्शन से 3 दिन पहले अगर ये खबर आएगी, इस तरह की प्रेस रिलीज आएगी, तो फिर इल्जाम तो लगेगा ना नैब न्याजी गठजोड़ का। फिर आप कहते हैं कि ये एक ऐसा इशू है जिस पर बात भी ना की जाए। नहीं, ये प्रेस रिलीज नैब की तरफ से आई है जी।
फिर नैब से पूछिए कि उनको वाकई इस मौके के ऊपर ये प्रेस रिलीज नहीं देनी चाहिए। तो इल्जाम तो सियासी हुकूमत पर लगता है ना कि नैब नियाजी गठजोड़ है, मुखालफिन तो आप पर इल्जाम लगाते हैं ना इस बात पर। नहीं, कैसे लग सकता है? नैब ने तो हमारे बंदों के खिलाफ खोली हुई है तफ्तीशें, हमारे नैब के जिम्मेदार तो नहीं है। अब आप वो देख लीजिएगा कि कितने लोगों के खिलाफ केस किस तरीके से प्रोसीड हुए और ऑपोजिशन के कितने रहनुमा अंदर हैं, कितने बाहर हैं और उनके खिलाफ केसेस किस तरीके से। 30 साल हुकूमत भी तो अपोजिशन ने की है ना। हमने 3 साल किए, हिस्सा बकदर जुस्से ही मिलना था, हमें जितना हिस्सा मिल गया वो भी ज्यादा है। अच्छा फवाद साहब, कल इसी हवाले से एक दो सवाल भी हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से और जीएनएन के इस इंटरव्यू में 2 बातें हुई, मैं चाहूँगा उस पर ज़रा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए। एक तरफ तो यही बात हुई कि उस्मान बुज़दार जो है वो अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे हैं हर जगह पे, जबकि आप वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपने किसी रिश्तेदार को किसी पोजीशन पे नहीं लगाया। तो इमरान खान साहब ने तो एतराफ़ किया कि जो लोग छोटे इलाकों से आते हैं उन पर बड़ा दबाव होता है अपने वोटर्स का, नौकरियां देने का, तो ये कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी हम ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये इमरान खान साहब जो स्टैंडर्ड सेट करते आए थे ऑपोजिशन के लिए, यही आज इमरान खान दोबारा ऑपोजिशन में होते और किसी और वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया होता तो इमरान खान तो एक पूरा इस पर कैंपेन खड़ी कर देते। अब वो कह रहे कोई बड़ी बात ही नहीं है, नौकरियां दे रहे हैं तो देने दें। मैंने नहीं सुना, लेकिन ये किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की होगी। जाहिर है कि ऐसी बात जिस तनाजुर में आप कह रहे हैं ऐसे तो जाहिर है मुमकिन नहीं होगा, किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात। मैं आपको सुना देता हूं कॉन्टेक्स्ट पूरा, सवाल भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दे दीजिएगा इसका। उस्मान एक सबसे गरीब इलाका जो है ना पंजाब का, टीजी खान डिस्ट्रिक्ट, उधर से आता है, जहाँ पानी नहीं है पीने का, वहाँ जो लोग, बिजली नहीं है, वो उस इलाके से है। अब आपकी जो बात आ गई ना कि रिश्तेदारों की, जब आप ऐसे इलाकों से आते हैं तो आपके रिश्तेदार कहते हैं जी हमें भी कुछ करो, हम ठेके शेके लेते हैं, कोई काम शाम करवा के। ठेके नहीं, कोई नौकरियां, ट्रांसफर पोस्टिंग सब चल रहा है सर। हाँ, तो ट्रांसफर पोस्टिंग का मतलब कोई नौकरियां हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली एक दिन के अंदर आप ये नहीं कह सकते जो आदमी वो वोट लेके आया उस गरीब इलाके से, वो कहते हैं जी हम आपको वोट देते रहे हैं, हमें भी कोई नौकरियां दो। ये कोई करप्शन नहीं है जी। फवाद साहब ये नारा लगाया था हमारे होते हुए करप्शन नहीं होगी, नेपोटिज्म नहीं होगा, नौकरियां नहीं बांटी जाएगी। नैब में बेशुमार मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के इस तरह के केसेस मौजूद है। अब वो कह रहे हैं कि सादा आदमी है, जिस इलाके से आए वहां तो बड़ी मजबूरी होती है लोगों को नौकरियां देना इस तरीके से। देखिए बात यह है कि वो उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात की है। उन्होंने कहा कि जो भी बंदे इलेक्टेड आते हैं उनको एक पॉलिटिकल दबाव होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें गलत तौर के ऊपर जो है या मेरिट से हट के नौकरियां देने का हक हासिल है, ये बात पीएम ने नहीं की। जब रिश्तेदारों को नौकरियां आपके मुखालफिन बांटते थे तो इसी पर एतराज करते थे ना। देखिए रिश्तेदार हों, दोस्त हों, उनको नौकरियां लेने का उतना ही हक है जितना रिश्तेदार और दोस्त ना हो तो उनको हक है। अगर वो मेरिट पे आते हैं उनको मिलनी चाहिए, वो मेरिट पे नहीं आते उनको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इमरान खान इस बात का एतराफ करें कि गलत है, वो कह रहे हैं इसमें टाइम लगेगा ठीक होने में। वो ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ठीक बात है जैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे गलत है लेकिन फौरी तौर पर नहीं इसको ठीक कर सकते, अभी चलने दें ये मामला। बात यह है कि वो कह रहे हैं कि रिश्तेदारों को, दोस्तों को दबाव होता है, लेकिन मेरिट के खिलाफ नौकरियां देने का वो नहीं कह रहे। अच्छा, कल इसी इंटरव्यू में एक और बात भी उन्होंने कही, जब उनसे ये पूछा गया कि ये आपकी असेसमेंट है कि जो कुछ इस वक्त नवाज शरीफ कर रहे हैं वो इंडिया के कहने पे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं असेसमेंट नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं कर सकते। और आपको पता है 2 रोज पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि तर्जुमान है पंजाब की, उन्होंने भी कहा था कि ये चूरन हम इसलिए बेचते हैं क्योंकि ये चूरन बिकता है आसानी से। तो क्या ये सब कुछ जो एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस वक्त, एक ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ जो भी कर रहे हैं वो इंडिया के कहने पे कर रहे हैं, वो सिर्फ चूरन है बेचने वाला, और ऐसे आपके पास इंफॉर्मेशन है जिसको आप साबित भी नहीं कर सकते कहीं पर? देखिए बात यह है, ये तो फिरदौस आशिक अवान साहब ने कहा मैंने नहीं सुना, लेकिन बात यह है कि जो बयानिया, जो नैरेटिव, स्पेशली जब नवाज शरीफ बात करते हैं फौज में ऑफिसर और जवान के दरमियान डिवीजन डालने की, वो बयानियाँ बहुत करीब है हिंदुस्तान के, और एग्जैक्टली यही वो नैरेटिव है जो हिंदुस्तान का, जिसको हम 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, जो हिंदुस्तान ने हम पे इम्पोज की। और उस तनाजुर में जब नवाज शरीफ ये बात करते हैं तो जाहिर है कि उनका बयानिया बहुत करीब हो जाता है हिंदुस्तान। बयानिया करीब होना अलग बात है, वो कह रहे हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से लोगों से मिल मिलाकर ये कुछ किया गया है। कैसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप साबित नहीं कर सकते? अगर किसी गद्दारों से मिल रहे हैं तो फिर साबित क्यों नहीं हो सकती बात? नहीं, वो तो जाहिर है, अगर आप किसी एजेंसी की रिपोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर को आएगी आप उसको कोर्ट में तो नहीं पेश कर सकते, लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अगर इंफॉर्मेशन है तो ये तो उनका कहना है और उनका कहने में जाहिर है वजन है, आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। इंसान कभी कभी ऐसे वैश्याना अमल भी कर जाता है कि जिससे इंसानियत लरस जाती है। सिंध के शहर कश्मीर में एक खातून और उनकी 5 साला बेटी के साथ 3 दिन तक ऐसा ही होता रहा। कराची की एक खातून को अच्छी नौकरी का झांसा दिया गया और उसे कश्मीर बुलाया गया, जहां पर नौकरी की बजाय खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर इस खातून को एक और शख्स के हवाले कर दिया गया जिसने 2 दिन तक खातून से ज्यादती की और खातून को फिर इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो कराची से एक और खातून को बुलाए जिसके साथ ये दरिंदे यही वैश्याना सलूक कर सकें। मगर इस वाक़े का दिलखराश पहलू ये भी था कि खातून की 5 साला बेटी को अपने पास कैद रखा गया और फिर मुतासरा खातून को कहा गया कि वो जाए और किसी और खातून को लेकर आए और अपनी बेटी को वापस ले जाए। मुतासरा खातून बजाय इसके कि वो कराची जाकर किसी और खातून को लाती या अपना नसीब समझकर खामोश बैठ जाती, इस खातून ने हिम्मत का मुजाहरा किया और मकामी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून की बेटी की बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एक जाल बिछाया गया, मगर अहम मसला ये था कि मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए एक दूसरी खातून कहाँ से आए, जिस पर कश्मीर पुलिस के ASI मोहम्मद बख्श ने अपनी बेटी को कहा कि वो इस ऑपरेशन में पुलिस की मदद करें। मुतासरा खातून ने मुल्जिमान को फ़ोन किया और बताया कि कश्मीर के पार्क में वो मौजूद होंगी और वो एक खातून को लेकर आएंगी। जब रफ़ीक मलिक पार्क आया और ASI की बेटी को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश की तो पुलिस पहले ही वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस पार्टी वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिम की निशानदेही पर मुतासरा खातून की बेटी को भी बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब होने वाली कमसिन बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके साथ ज्यादती की गई है, बल्कि उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। बच्ची की हालत को देखते हुए उसे लाड़काना के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और अब पुलिस मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारी है। इस अहम केस को हल करने में ASI मोहम्मद बख्श का किरदार तारीफ के काबिल है। ASI मोहम्मद बख्श ने गैर रिवायती तरीके से इस केस को हल करने में मदद की। उसने सफाक दरिंदे को पकड़ने के लिए अपनी बेटी को मुश्किल में डाला और इसके मुस्तकबिल को दाव पर लगाया, लेकिन मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त लाने में वो कामयाब हो गया। वाक़े की तफसीलात सामने आने के बाद हुकूमत सिंध ने ASI मोहम्मद बख्श के लिए 10 लाख रुपए का इनाम ऐलान किया है और इसकी बेटी की तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत से ASI मोहम्मद बख्श के लिए आला तरीन पुलिस एजाज़ कायदे-ए-आज़म मेडल देने की सिफारिश भी की है। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से रुजू करेगी और वो ख़त लिखेगी कि कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल इस बहादुरी के लिए मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब की बेटी अगर आला तालीम हासिल करना चाहती है तो उसके जो अखराजात होंगे वो सिंध हुकूमत बेयर करेगी। के साथ साथ फौरी तौर पर 10 लाख रुपए का कैश अवार्ड बुल्लो साहब की बेटी के लिए सिंध हुकूमत ऐलान कर रही है। ASI मोहम्मद बख्श ने यकीनन बहादुरी का काम किया। अपनी बच्ची की जान उसने रिस्क पे डाली, लेकिन वो मुल्जिमान को पकड़ने में कामयाब हो गया। अब से कुछ देर पहले ये इतलात भी सामने आई है कि मुल्जिम रफ़ीक, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था, जाल बिछा के उसको पकड़ा था, वो अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया है जब उसको लेके गए दूसरे साथी की निशानदेही के लिए। तो खबरें ये आई थी कि अब से कुछ देर पहले वो हलाक हो गया अपने साथी की फायरिंग से। लेकिन ये बड़ा अहम मामला है जिसको हम बार बार उठाते रहे कि पाकिस्तान में ज़्यादती के केसेस हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आदाद शुमार जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ के हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 11 ज़्यादती के केसेस होते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं होते और पिछले 6 साल के आदाद शुमार देखे जाएँ तो 22,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं ज़्यादती के, जिनमें से सिर्फ 77 मुल्जिमान को जो है वो सज़ा मिली, यानी कि जो सज़ा की शरह है वो सिर्फ 0.3% है। हम बार बार इस पर तवज्जो दिलाते रहे कि इस बात की ज़रूरत है कि सख्त कवानीन तो बनाए, लेकिन ये चीज़ यकीनी बनाए कि उनको सज़ा मिल सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।